सभी बच्चों को नमस्कार। इससे पहले वाले पार्ट सेकंड में हमने देखा था जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। उन कारकों में जब हमने इस पॉइंट को देखा, 3 कारकों में विभक्त किया था: भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। हमने भौगोलिक कारकों में जल की उपलब्धता वाला बिंदु देख लिया, भू आकृतिक वाला बिंदु देख लिया। हमने देखा था कि जहाँ जल की उपलब्धता सुनिश्चित होती है उस स्थान को लोग आवास के लिए चुनते हैं, तो वहाँ की जनसंख्या क्या हो जाएगी? सघन। भू आकृति में हमने देखा कि मैदानी भूभाग पर्वतीय और पठारी भूभागों की बजाय ज़्यादा सघन बसे हुए हैं। आज हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, टॉपिक है जो है जलवायु किस तरह से व्यक्ति के आवास को, बसाव को या जनसंख्या को प्रभावित करती है, ये हमें देखना है। तो जैसे ही हमने जनसंख्या वितरण की बात की थी तो हमने कहा था उत्तरी गोलार्ध में 20 से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच ज़्यादा लोग निवास करते हैं। इसका मतलब वो क्षेत्र आता है शीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र। तो इसको कैसे लिखोगे आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन में? अपन इसके 2 पोर्शन कर लेते हैं। एक तरफ अपन देखिए अति उष्ण जलवायु वाला क्षेत्र ले लें या ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्र ले लें। एक तरफ अपन सुखद जलवायु या जिसको बोले मौसमी जलवायु या शीतोष्ण जलवायु वाले प्रदेश ले लें। तो इन जलवायु के आधार पर हमने इसके 2 पार्ट कर लिए, अति उष्ण या ठंडी मरुस्थलीय क्षेत्र, सुखद जलवायु यानी शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र। तो ये अति उष्ण जो है ये मानव स्वास्थ्य के आवास की दृष्टि से क्या है? प्रतिकूल है। तो मानव बसाव हेतु ये जो प्रदेश हैं वो उपयुक्त नहीं है, बल्कि क्या है? अनुपयुक्त। इन क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश जो है वो क्या पड़ता है? सीधा। तो इन भूभागों का जो तापमान है वो क्या है? अधिक। जबकि मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रास अगर देखें तो 35 से लेकर 42 या 45 तक। जबकि इन क्षेत्रों का तापमान क्या होता है? अत्यधिक। तो यहाँ की जलवायु कैसी होती है? उष्ण यानी गर्म। और इतनी गर्म जलवायु मनुष्य के आवास के लिए उपयुक्त नहीं है। तो बताओ इन क्षेत्रों में क्या होगा? मानव बसाव के लिए ये क्षेत्र क्या हो जाएंगे? अनुपयुक्त है। अगर ये क्षेत्र अनुपयुक्त है तो ये मानव बसाव के लिए या प्रवास के लिए कौन सा कारक सिद्ध होगा? आकर्षण करने वाला या प्रतिकर्षण करने वाला? प्रतिकर्षण वाला। यानी यहाँ लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। तो ये एक प्रतिकर्ष कारक अपन आगे देखेंगे। यहाँ लोग कम निवास करेंगे। अगर जब यहाँ लोग कम निवास करेंगे तो ये क्षेत्र जो है वो विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र होंगे। अगली जो अपन देखें सुखद जलवायु या मौसमी जलवायु या शीतोष्ण जलवायु वाले प्रदेश, तो ये मानवीय आवास के लिए क्या होते हैं? अनुकूलित क्षेत्र होते हैं। मानव यहाँ बसना पसंद करता है। सारी की सारी यहाँ की जो अनुकूलताएं हैं वो मानव की आवास की दृष्टि से उपयुक्त हैं। अगर मानवीय आवास हेतु ये क्षेत्र अनुकूलित है तो ये क्षेत्र कैसे होंगे? सघन बसे हुए। और सघन बसे हुए क्षेत्र हैं तो यहाँ जनसंख्या घनत्व क्या होगा? अधिक। या ये कहें मानव के प्रवास के लिए ये कौन से कारक हैं? अपकर्ष कारक हैं, यानी आकर्षित करने वाले क्या हैं? कारक। तो कहने का मतलब इस बिंदु से लास्ट में हमने निष्कर्ष क्या निकाला कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। यानी ये कहें 20 डिग्री से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच जनसंख्या का बसाव क्या है? सघन है। या वो प्रदेश जो शीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आते हैं वहाँ ज़्यादा लोग निवास करते हैं। तो ये जलवायु वाला बिंदु हमने देखा। अब अगला जो बिंदु है वो अपन देखेंगे कि मिट्टी किस तरह से लोगों की जनसंख्या या आवास को या लोगों के रहने को प्रभावित करती है। तो हम इसको भी 2 भागों में बांट के पढ़ लेते हैं, किस तरह से एक बिंदु दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ है। एक क्षेत्र या प्रदेश ऐसा है जहाँ की मिट्टी कैसी है? उपजाऊ। और दूसरे प्रदेश को अपन ले लेते हैं अनुपजाऊ मृदा या पर्वतीय भूभाग अगर ले लें। तो उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में अपन यूँ मान लें दोमट मिट्टी वाले क्षेत्र, क्योंकि दोमट मिट्टी है वो उपजाऊ मिट्टी की श्रेणी में आती है। अब ये जो प्रदेश हैं दोमट मिट्टी वाले या उपजाऊ मृदा वाले, यहाँ पर संभावनाएं होती हैं कौन सी? कृषि की सघन या कृषि की या सघन कृषि की अपार क्या होंगी यहाँ पर? संभावनाएं। तो लोगों को अधिक से अधिक क्या मिलेंगे? रोजगार के अवसर। और जहाँ लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे वहाँ उनका जीवन स्तर क्या रहेगा? ऊंचा। तो वहाँ जनसंख्या प्रवास है तो ये किस तरह का कारक बन गया? आकर्षित करने वाला। यानी यहाँ लोग ज़्यादा निवास करेंगे।
अब यहाँ पर अगर लोग ज़्यादा निवास करेंगे तो यहाँ की जनसंख्या कैसी हो जाएगी, सघन, मतलब ज़्यादा लोग निवास करेंगे तो ये क्षेत्र अधिक दबाव वाले क्षेत्र हो जाएंगे, यानी यहाँ की जनसंख्या जो है वो क्या हो जाएगी, सघन। अगर इसके विपरीत अपन देखें अनुपजाऊ मृदा वाले क्षेत्र या पर्वतीय भूभाग, तो आप देखते हैं वहाँ पर केवल और केवल आदिम टाइप की कृषि की जा सकती है, यानी कृषि की संभावनाएं क्या रहेंगी बताओ, कम। अब अगर कृषि की संभावनाएं वहाँ कम होंगी तो लोगों को रोजगार क्या मिलेंगे, कम। या रोजगार कम मिलेंगे तो वो क्षेत्र कैसे बसे हुए होंगे, विरल, यानी वहाँ अधिक जनसंख्या निवास नहीं करती। तो इसका मतलब अपन ये मान लें कि वो क्षेत्र जहाँ उपजाऊ मिट्टी होती है या ये कहें दोमट मिट्टी होती है, उन प्रदेशों में लोग आवास वाले क्षेत्र बनाते हैं, यानी वो क्षेत्र जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सघन बसे हुए क्या होंगे, प्रदेश। तो कुल मिला के 4 बिंदु हमने देखे जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर रहे थे। कौन से कारक थे, भौगोलिक, पहला हमने क्या देखा, जल की उपलब्धता, दूसरा हमने क्या देखा, भू आकृति, तीसरा हमने देखा जलवायु, और चौथा हमने क्या देखा, मृदा। अब अपन देखेंगे आर्थिक कारक, जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले अगले कारक हैं वो आर्थिक कारक हैं, और इसके कितने बिंदु हैं, खनिज, नगरीयकरण और औद्योगिकरण। अपन चालू करते हैं खनिज, किस तरह से जनसंख्या वितरण को प्रभावित। तो इससे पहले हमने जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक देखे। अब हम देखेंगे अगला जो कारक है आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों में अपन 3 बिंदुओं का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पहला खनिज, दूसरा औद्योगिकरण और तीसरा नगरीयकरण। यानी ये जो आर्थिक कारण है, खनिज संपदा है, औद्योगिकीकरण है और नगरीकरण है, ये किस तरह से लोगों को आवास हेतु आकर्षित करते हैं और कैसे मानव के जनसंख्या घनत्व को या वितरण को प्रभावित करते हैं, अपन इसको देखते हैं। तो आर्थिक कारकों में अगर परीक्षा में हमें लिखना पड़े थ्योरेटिकल, तो कौन कौन से बिंदुओं को आपस में जोड़ेंगे। तो देखो आर्थिक कारकों में पहला बिंदु अपन खनिज अगर लें, तो जो प्रदेश खनिज निक्षेप युक्त होंगे या जिन प्रदेशों में खनिज का जमाव अधिक होगा, या ये कहें हमने 3 प्रकार की चट्टानें देखी थी, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो खास करके जो अवसादी चट्टानें थी उनमें खनिजों का निक्षेप क्या था, ज़्यादा। या ये बोले अवसादी चट्टानों युक्त प्रदेश या खनिज निक्षेप वाले जो क्षेत्र हैं जहाँ ज़्यादा मात्रा में क्या निकाले जाते हैं, खनिज। अब बताओ ज़्यादा मात्रा में अगर खनिज निकलेंगे तो वहाँ उस प्रदेश में खनन कार्य क्या रहेगा, ज़्यादा। अब खनन कार्य ज़्यादा होगा तो उस प्रदेश का औद्योगिक विकास भी क्या रहेगा, अधिक। मतलब एक बिंदु को दूसरे बिंदु से जोड़कर समझना है कि किसी प्रदेश में जब खनिज निक्षेप ज़्यादा होंगे तो उस प्रदेश में खनन कार्य क्या होगा, अधिक, यानी वहाँ औद्योगिक विकास क्या होगा, अधिक, यानी बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ वहाँ पर लगेंगी। अब अगर वहाँ बड़े बड़े उद्योग लग जाएंगे तो रोजगार की संभावनाएं क्या हो जाएंगी, अधिक। और लोगों को क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, यानी रोजगार चाहिए, तो जनसंख्या अधिक वहाँ निवास करेगी। यानी ये जो प्रदेश है वो जनसंख्या की दृष्टि से कौन से इलाके होंगे, सघन जनसंख्या वाले। तो यहाँ इन शॉर्ट अपन बोल सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में खनिज निक्षेप ज़्यादा होगा वहाँ औद्योगिक इकाइयाँ ज़्यादा लगने से वहाँ रोजगार के क्या बढ़ जाएंगे, अवसर। तो अन्य क्षेत्रों की तुलना में ये क्षेत्र हैं वो सघन बसे हुए क्षेत्र कहलाएंगे। अपन यहाँ पर एक अगर एग्जाम्पल लें अपन कि एक अफ्रीका का जो कटंगा और जाम्बिया क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा खनन होता है, बोलो किसका, तांबे का। तो ये कौन सी पेटी है, तांबे वाली पेटी है। इसका मतलब यहाँ पर तांबे का निक्षेप सबसे ज़्यादा है। अगर तांबे का निक्षेप सबसे ज़्यादा है तो बताओ इस क्षेत्र में यानी कटगा और जाबिया क्षेत्र के अंदर ज़्यादा क्या होगा, औद्योगिक इकाइयाँ लगेंगी, औद्योगिक विकास होगा, यही कहीं रोजगार की संभावनाएं क्या रहेंगी, ज़्यादा। तो अफ्रीका महाद्वीप का ये क्षेत्र बाकी क्षेत्रों की तुलना में कैसा रहेगा, बोलो सघन रूप से बसा हो। ये एक एग्जाम्पल हमने लिख लिया खनिज में कि कटगा और जाबिया जो तांबा पेटी है वो अफ्रीका में सघन रूप से बसी हुई है क्योंकि वहाँ खनिज का निक्षेप क्या होता है, ज़्यादा। और आर्थिक कारकों में जो अगला अपन कारक देखते हैं औद्योगिकरण। तो देखो पीछे वाले पॉइंट को आपस में जोड़ो, जिन क्षेत्रों में उद्योगों का विकास क्या होगा, ज़्यादा। एक बिंदु को दूसरे बिंदु से जोड़ो कि जिन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास क्या होगा, ज़्यादा होगा, वहाँ रोजगार के अवसर भी क्या रहेंगे, ज़्यादा।
और रोजगार के अवसर ज़्यादा होंगे तो वो सभी श्रेणी के लोगों को वहाँ बसने के लिए वो लोग क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। जैसे जहाँ विकास जहाँ औद्योगिक इकाइयाँ ज़्यादा लगी हुई हैं तो उन क्षेत्रों में आप देखेंगे उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक होंगे, गाड़ी जो परिवहन सुविधा है उनको संचालित करने वाले परिचालक होंगे, परिचालकों से संबंधित कौन होंगे, डॉक्टर होंगे या फिर शिक्षक होंगे। तो कहने का मतलब वो एक क्या बन जाएगी, एक सामाजिक परिवेश बन जाएगा। वो सामाजिक परिवेश में सभी तरह के लोग वहाँ पर बसना चालू कर देंगे और जब सभी तरह के लोग वहाँ बसना चालू कर देंगे तो ये जनसंख्या को क्या करेगा, क्षेत्र आकर्षित, तो वहाँ जनसंख्या का दबाव धीरे धीरे क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो औद्योगिकरण में अपन लिख सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास क्या होगा, तीव्रता से, उन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर क्या मिलेंगे, ज़्यादा। और जिन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर ज़्यादा मिलेंगे वहाँ हर प्रकृति के लोग निवास करना चालू कर देंगे और हर प्रकृति के लोग जहाँ निवास करेंगे वहाँ जनसंख्या का दबाव धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगा। तो अपन यूँ माने औद्योगिकरण जनसंख्या को आकर्षित करने वाला एक कारक है, यानी एक अपकर्षक क्या है, कारक है। इसी में औद्योगिकरण का एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि जापान का एक प्रदेश है कोबो ओसाका प्रदेश, कोबो ओसाका प्रदेश। ये जापान का एक प्रदेश है, ये सघन रूप से बसा हुआ है, यानी यहाँ जनसंख्या का फैलाव है या बसाव है वो क्या है, ज़्यादा है। आप इसका अगर कारण बताएं तो आप बोलेंगे कि इस क्षेत्र में तीव्र गति से क्या हुआ है, औद्योगिकरण, और तीव्र गति से औद्योगिकरण होने से रोजगार के क्या बढ़े हैं, अवसर। तो यहाँ पर हर प्रकार के लोग या हर श्रेणी के लोग यहाँ पर आकर बसने लगे। तो ये क्षेत्र बाकी क्षेत्रों की तुलना में सघन रूप से बसा हुआ है। आर्थिक कारकों में जो तीसरा बिंदु है वो है नगरीकरण। तो नगरीकरण को आप किस तरह से लिखोगे परीक्षा की दृष्टि से, तो आप थोड़ा सा यूँ मानिए, एक गाँव और एक शहर की तुलना करें तो गाँव में, शहर में अगर अपन देखें तो रोजगार के अवसर क्या होंगे, बेहतर होंगे। शहरों के अंदर शैक्षिक और चिकित्सा सुविधाएं क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। परिवहन और संचार की सुविधाएं गांव की अपेक्षा शहरों में क्या होंगी, ज़्यादा। और व्यक्ति वहां निवास करना पसंद करता है जहां उनका जीवन स्तर क्या हो, ऊंचा हो, यानी व्यक्ति को रोजगार के अवसर मिले, शैक्षिक और चिकित्सीय सुविधाएं मिले, परिवहन और संचार की सुविधाएं मिले, यानी वो क्षेत्र ज़्यादा क्या है, सघन रूप से बसा होगा। या ये मान लें नगरीकरण बढ़ने से ये सारे अवसर बढ़ेंगे और ये सारे अवसर अगर बढ़ेंगे तो गाँव की अपेक्षा नहरों में अधिक लोग निवास करेंगे। तो अगर ये सारी सुविधाएं बढ़ जाएं, मान लो रोजगार के बेहतर अवसर बढ़ जाएं, शैक्षिक चिकित्सीय सुविधाओं को आधार माने, परिवहन और संचार सुविधाओं को आधार माने, तो इन सब की तलाश में लोगों का जो रुझान है वो बताओ गाँव से किसकी ओर जाएगा, शहरों की तरफ। तो धीरे धीरे ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो क्या हो जाएगा, कम, और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या हो जाएगा, अधिक। इसका मतलब ये हुआ कि शहरों का जनसंख्या घनत्व बढ़ जाएगा या शहरी क्षेत्रों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा, और जनसंख्या बढ़ने से वहाँ अनेक प्रकार की परेशानियाँ उत्पन्न होना चालू हों। तो अपन ये मान लें कि जो नगरीय क्षेत्र हैं उनमें जनसंख्या दबाव ज़्यादा रहेगा और वो गाँव की तुलना में सघन बसे हुए क्या होंगे, प्रदेश। तो एक बार सरसरी नज़र से अपन अगर देखें कि आर्थिक कारकों में खनिज संपदा, यानी जिन क्षेत्रों में खनिजों का निक्षेप ज़्यादा होगा वहाँ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो वहाँ की जनसंख्या क्या रहेगी, ज़्यादा। उसी तरह से औद्योगिकरण देखें तो औद्योगिक इकाइयाँ जिस प्रदेश में ज़्यादा लगेंगे तो हर वैरायटी के या हर श्रेणी के लोग वहाँ निवास करेंगे तो ऑटोमेटिक उस क्षेत्रों की जनसंख्या अपने आप ही बढ़ जाएगी। कटग्गा और जाबिया की जो तांबा पेटी है वहाँ सघन रूप से बसी हुई है। इसका अपन कारण ये देंगे कि इस प्रदेश में खनिजों का निक्षेप क्या मिलेगा, ज़्यादा। जबकि अगर हमसे पूछा जाए कि जापान का जो कोबो ओसाका प्रदेश है वो सघन रूप से बसा हुआ है तो इसकी व्याख्या अपन करेंगे क्योंकि इस प्रदेश में तीव्र गति से क्या हुआ है, औद्योगिकरण। और तीव्र गति से जब औद्योगिकरण हुआ तो यहाँ रोजगार के बहुत सारे क्या बढ़े, अवसर। तो यहाँ अनेक देशों से या विश्व के अनेक क्षेत्रों से लोगों का क्या हुआ, प्रवास हुआ। इसी तरह से नगरीकरण देखिए तो गाँव और नगरों की तुलना करते हैं तो लोग गाँव से नगरों की तरफ जाना चालू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नगरों में उन्हें ये सुविधाएं मिल रही हैं, रोजगार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं, चिकित्सा और शिक्षा की बेहतर सुविधाएं मिल रही, परिवहन और संचार की बेहतर सुविधाएं मिल रही। तो ये सारी चीज़ें हमने आर्थिक कारकों में देखी हैं। खनिज देखा है, औद्योगिकरण देखा है, नगरीकरण देखा है, और एक लास्ट बिंदु जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला वो है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। इस कारक को समझने के लिए आपको ये बातें समझना होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य
वहाँ रहना पसंद करेगा जहाँ उसके जीवन और उसकी संपत्ति की क्या हो सके, सुरक्षा। अब जिन क्षेत्रों में अपन ये मान लें अगर सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्या उत्पन्न हो जाती है, अशांति, लड़ाई झगड़े, जैसे अपन जम्मू एंड कश्मीर वाला इलाका देखें, वहाँ पर लगातार अशांति का माहौल होता है, और जहाँ अशांति का माहौल होता है वहाँ लोग हैं पलायन करना क्या कर देते हैं, चालू। तो अपन यहाँ थोड़ा सा अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि जब किसी प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता बढ़ती है तो वो क्षेत्र लोगों को आकर्षित करता है और उस क्षेत्र में ज़्यादा लोग बसना चालू कर देते हैं। जैसे अभी राम मंदिर की बातें देखेंगे तो राम मंदिर के आसपास की ज़मीन जो है वो क्या हो गई है, महंगी, क्योंकि वो क्षेत्र है वो क्या हो गया है, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उसका महत्व क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो लोगों को वो क्या करने लगा, बताओ, आकर्षित करने लगा। तो धीरे धीरे वहाँ की जनसंख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा। यहीं अगर अपन देखें कि जहाँ सामाजिक दंगे ज़्यादा होते हैं, जहाँ धार्मिक दंगे ज़्यादा होते हैं, या जहाँ राजनीतिक रूप से अशांति फैली हुई होती है, उन क्षेत्रों में लोग कम निवास करते हैं, या ये कहें उन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग उस जगह को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो वो जो क्षेत्र है वो जनसंख्या की दृष्टि से कैसे होंगे, विरल। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक। पहला कारक हमने देखा, बताओ कौन सा, भौगोलिक कारक। दूसरा हमने आर्थिक कारक, और तीसरा हमने देखा सामाजिक कारक। भौगोलिक कारकों में हमने 4 बिंदु देखे, जबकि आर्थिक कारकों में हमने कितने बिंदु देखे, 3। उद्योग, खनिज, औद्योगिकरण और नगरीकरण, और लास्ट वाला बिंदु हमने देखा सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तो बोर्ड परीक्षा में एक थ्योरेटिकल अच्छा सवाल यहाँ से बन सकता है कि मानव में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर क्या डालिए, प्रकाश। तो इस तरह से सेट करके हम इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इससे अगले वीडियो में हम इस चैप्टर की आगे वाली बातें देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।